गरीब जेठानी के घर आई अमीर देवरानी। जानवी, हम ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए मुंबई जा रहे थे। आप चले जाओगे तो हम यहाँ क्या करेंगे? वैसे भी तो अब रोहन का भी स्कूल के हॉलीडेज चल रहे हैं। अरे तो ऐसा करो ना, तुम अपने मायके चली जाओ, रोहन भी वहां सबसे मिल लेगा। नहीं नहीं जी, आपको पता है ना मेरा मायका कितना दूर है। ऐसे में तो मैं अकेली वहां जाती अच्छी भी नहीं लगती। वहां पे जब आप साथ चलोगे तभी हम जाएंगे। वैसे भी उनसे मिले हुए कितना समय हो गया है। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं तुम दोनों को कुछ दिनों के लिए माँ के पास छोड़ देता हूँ। वहां सरिता भाभी भी तो है, साथ में खूब बातें करना। इस बहाने से रोहन भी अपनी दादी से मिल लेगा। हाँ हाँ माँ, हम गाँव में दीदी के पास चलते हैं ना, और वहाँ मेरे साथ खेलने को मीना भी तो है। बहुत मजा आएगा। हाँ, वैसे ये अच्छा मौका है जेठानी जी से बदला लेने का। मुझे आज भी याद है, इनके अच्छेपन की वजह से मुझे सासू माँ से खूब बातें सुननी पड़ती थी। अब आएगा मजा जब जेठानी जी के घर जाकर मैं उन्हीं की बैंड बजा दूंगी। अगले दिन आलोक सुबह सुबह जानवी और रोहन को एक टैक्सी बुक करके गांव भेज देता है और खुद मुंबई के लिए रवाना हो जाता है। कुछ घंटों में जानवी अपने ससुराल पहुंच जाती है। अरे देखो देखो, कौन आया है। अरे मेरा रोहन कितना बड़ा हो गया है। नमस्ते माँ जी, कैसी हो आप? नमस्ते बेटा, नमस्ते। मेरा बेटा रोहन, तू कैसा है? हम सब ठीक हैं दादी। तभी सरिता अंदर आती है और अपनी देवरानी से मिलती है। सरिता सबके लिए कोल्ड ड्रिंक और समोसे लेकर आती है। फिर वो सबके लिए खाने की तैयारी में जुट जाती है। सासू माँ भी जल्दी जल्दी अपनी बहू की मदद करने रसोई में जाती है। कुछ देर के बाद जानवी भी रसोई में आ जाती है। अरे माँ जी, आप रसोई में काम क्यों कर रही हो? जेठानी जी कहाँ हैं? उनके होते हुए आखिर आप काम क्यों कर रही हो? अरे कहाँ बहू, सरिता तो मुझे कुछ काम नहीं करने देती। वो तो सरिता दुकान से कुछ गोभी और कुछ सामान लेने गई है, तो मैंने सोचा तब तक आलू काट देती हूँ। अरे वो कर लेंगी ना, आकर आप चलो मेरे साथ, हम चलो टीवी देखते हैं। इतने में सरिता भी सब्जी लेकर घर आ जाती है। अरे माँ जी, जानवी, हम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ आप लोग कमरे में बैठकर बातें करो, मैं जल्दी से खाना बना देती हूँ। दीदी, वो क्या है ना माँ जी, आलू काट रही थी, तो मैंने बोला बहू के होते हुए आप आराम क्यों नहीं कर लेती? अब आप बताओ, मैं आपकी क्या हेल्प कर दूं? अरे नहीं नहीं जानवी जी, तुम आराम करो, मैं ये सब कर लूंगी। इधर रोहन मीना के साथ बहुत खुश था और वो दोनों खूब खेला करते थे। शाम के समय यहाँ सरिता जहाँ घर का सारा काम निपटा रही थी, वहीं जानवी अपने कमरे का दरवाजा बंद करके अपना बैग खोलकर बैठी हुई थी। अरे ये माँ जी के लिए साड़ी और बच्चों के लिए ड्राई फ्रूट्स जो आलोक जी ने मुझे लेकर दिए थे, इसे कैसे भी करके ना जेठानी जी के कमरे में छुपा देती हूँ और सारा इसका इल्जाम जेठानी जी पर आ जाएगा। कुछ देर के बाद सरिता सारा काम निपटाकर जैसे ही नहाने जाती है, तभी पीछे से जानवी सारा सामान और कुछ पैसे अपनी जेठानी के कमरे में छुपा देती है। अब देखती हूँ कैसे ये जेठानी अपनी नाक ऊंची करके घूमती है। हाँ। तभी वहां गायत्री आती है। अरे बहू, तू यहाँ बड़ी बहू के कमरे में क्या कर रही है? गायत्री को देखकर जानवी का रंग उड़ जाता है। अरे माँ जी, वो सरिता दीदी के पास आई थी, लेकिन वो तो यहाँ पे नहीं है, लगता है नहाने चली गई हैं। अगली सुबह, हाय हाय हाय, ये क्या हो गया? मेरे बैग में जो माँ जी की साड़ी और ड्राई फ्रूट्स थे और मेरे पैसे, हे भगवान, ये सब कहाँ चले गए? तभी वहां गायत्री आती है। क्या हुआ बहू, तू इतनी परेशान क्यों है? देखिए ना माँ जी, आलोक जी ने इतने प्यार से आपके लिए साड़ी और ड्राई फ्रूट्स भेजे थे, लेकिन लगता है किसी ने यहाँ से चुरा लिए। क्या चुरा लिए?
अरे नहीं नहीं बहू, यहाँ आज तक कोई सामान इधर से उधर नहीं हुआ। और वैसे भी यहाँ तो कोई आया भी नहीं, सब घर के ही लोग हैं। तू ध्यान से देख, यहीं कहीं तूने रख दिया होगा। नहीं माँ जी, मैंने सब जगह देख लिया लेकिन कहीं नहीं है। पता नहीं किसने चुरा लिया। कहीं सरिता भाभी ने तो नहीं चुरा लिया? अरे ये तो कैसी बातें कर रही है बहू। बड़ी बहू ऐसी बिल्कुल नहीं है। वो तो किसी का तिनका लेकर भी राजी नहीं है। नहीं, तू ऐसा सोचना भी नहीं। मैं अपनी सरिता बहू को बहुत अच्छे से जानती हूँ। माँ जी, इतने पैसे और महंगी चीजें देखकर ना किसी का भी मन ललचा जाए। हाँ, ये कोई जान कोई सकता है? आलोक जी ने इतने प्यार से आपके लिए सब कुछ दिया था और मुझे पैसे भी दिए थे कि मैं आपको दे दूं, लेकिन देखो सब चोरी हो गया। तभी वहां सरिता भी आती है। जानवी, तो चिंता मत कर, मैं देखती हूँ कहीं बच्चों ने खेलते हुए इधर उधर न रख दिया हो। सरिता दोनों बच्चों से पूछती है। मीना बेटा, तुम दोनों ने चाची के बैग से कुछ सामान तो नहीं लिया ना? नहीं बड़ी माँ, हम तो माँ के कमरे में भी नहीं गए। हम तो आपके कमरे में खेल रहे थे और फिर बाहर चले गए थे। तभी आलोक का फोन आता है और जानवी बात करते हुए दूसरे कमरे में चली जाती है। और जानवी, तुम्हारा और रोहन का मन तो लग गया है ना वहाँ। माँ तो बहुत खुश होगी ना। क्या बताऊं जी आपको, जब से यहाँ आया ना हमसे कोई बात तक नहीं कर रहा। सरिता दीदी तो मुंह बनाकर रखती है और माँ को मेरे खिलाफ भड़काती रहती है। और वो इतनी छोटी सी बच्ची, उसको भी सिखा दिया। मेरे बच्चे के साथ खेलती तक नहीं। मेरा बेटा तो यहाँ पे बोर हो गया है जी। आप ना जल्दी से हमें यहाँ से लेकर जाइए। मैं नहीं चाहती कि यहाँ रहकर मेरा बेटा चोर बने। चोर बने मतलब? आपको पता है, यहाँ मेरे बैग से ना माँ जी की साड़ी और पैसे सब चोरी हो गया। पता नहीं किसने चुरा लिया। जब मैंने इनको बोला तो सरिता दीदी मुझे बोलने लगी कि यहाँ तो आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, तो भला क्या मैं खुद ही अपना सामान छुपा दूंगी? अरे तुम चिंता मत करो, मैं कल सुबह वहाँ आ रहा हूँ। और ये सारी बातें गायत्री सुन लेती है। रात को सब खाना खाते हैं। चलो रोहन, अब जल्दी से सो जाओ, सुबह पापा हमें लेने आ रहे हैं। नहीं माँ, अभी तो हमें दादी से कहानी सुननी है। कोई नहीं बहू, तू आराम कर, मैं बच्चों को थोड़ी देर के बाद भेज दूंगी। और जानवी अपने कमरे में चली जाती है। रात को मीना और रोहन दादी के साथ लेटे हुए थे। बेटा, मुझे सच सच बताओ, तुम दोनों ने जानवी बहू के बैग से कोई सामान तो नहीं लिया या इधर उधर रख दिया हो? दादी, क्या सामान था चाची का? वो तुम्हारी चाची मेरे लिए साड़ी लाई थी और कुछ खाने का सामान था और कुछ पैसे भी थे। अरे मुझे लगता है चाची जी ना उन्हें माँ की अलमारी में रखकर भूल गई है। तुम्हें याद है रोहन, कल दोपहर में जब हम छुपन छुपाई खेल रहे थे तब चाची के हाथ में एक साड़ी और कुछ सामान भी था और उन्होंने उसे माँ की अलमारी में रखा था। तब मैं पर्दे के पीछे छुपी थी। क्या तुम सच कह रही हो ना मीना बेटा? हाँ दादी, तब तो आप भी वहाँ आ गई थी। तब गायत्री को याद आता है कि जानवी सरिता के कमरे में थी और गायत्री सब समझ जाती है। अगले दिन वहाँ आलोक आता है। कैसी हो माँ आप? और भैया का काम कैसा चल रहा है? सब ठीक है बेटा। वो गोपाल अभी अभी खेत के लिए निकला है, बोल रहा था कि जल्दी आ जाऊंगा। तभी मीना और रोहन भी वहाँ आते हैं। अरे मीना, कैसी हो तुम? स्कूल जाती हो ना? और रोहन को अपने साथ खेलने देती हो या नहीं? रोहन और मैं तो बहुत सारे खेल खेलते हैं चाचा जी। सच बता रोहन, तू यहाँ आकर बोर तो नहीं हो गया ना बेटा? नहीं पापा, मैं तो यहाँ पे बिल्कुल भी बोर नहीं हुआ। मुझे तो बहुत मजा आता है। दादी मुझे कहानियाँ सुनाती है और मुझे बहुत प्यार करती है। और बड़ी माँ ने तो मुझे बहुत स्वादिष्ट खाना खिलाया और बड़े पापा रोज रात को आइसक्रीम लेकर आते हैं। तभी वहाँ जानवी आती है। हाँ हाँ ठीक है,
अब इनका इतना चमचा मत बन। उसके बाद सरिता सबके लिए खाना बनाती है और इतने में आलोक का बड़ा भाई भी खेत से घर आ जाता है और अपने छोटे भाई से मिलता है। सब मिलकर खाना खाते हैं। भैया, खेती का काम छोड़कर आप कोई और काम क्यों नहीं कर लेते? आजकल इतनी महंगाई है, भाभी और बच्चों को कितनी मुश्किल होती होगी। अरे भाई, अपनी भाभी से पूछ ले, आज तक किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दी इसे। देवर जी, ये तो हमारे एक कहने पर सारी चीजें ला देते हैं। उसके बाद गायत्री उठकर अपने कमरे में आ जाती है और कुछ देर के बाद आलोक का परिवार भी वापस शहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। गायत्री आकर जानवी से कहती है, जानवी बहू, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम रोहन को लेकर यहाँ आई, लेकिन अगली बार जब आओगी ना तो साफ मन और दिल से आना। क्या मतलब माँ जी? मतलब मैं बताती हूँ। गायत्री कुछ सामान लेकर उसके पास आती है। ये देखो, कुछ याद आया? माँ जी, ये तो वही साड़ी और ड्राई फ्रूट्स का पैकेट है जो मैंने आपके लिए खरीदा था। लेकिन जानवी, तुम तो बोल रही थी कि ये सब चोरी हो गया है। ये सब देखकर जानवी के होश उड़ जाते हैं। जानवी बहू, तो हमेशा सरिता बहू से चलती थी, ये बात मैं अच्छे से जानती थी, लेकिन बदले की आग ने तुझे इतना अंधा कर दिया कि तूने ऐसी ओछी हरकतें की। तूने अपनी इन हरकतों से हम सबका सिर शर्म से झुका दिया है बहू। वो तो अच्छा हुआ मीना बेटी ने तुम्हें ये सामान रखते हुए देख लिया था। ये सब क्या है जानवी? मुझे माफ कर दीजिए, मैं हमेशा से जेठानी जी से जलती थी क्योंकि वो मुझसे ज्यादा सुंदर है और आप माँ जी हमेशा उसकी तारीफ किया करते थे। बेटी, सुंदरता बाहर से नहीं होती, साफ दिल और मन से होती है। मेरे लिए तुम दोनों एक समान हो। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। माफी मुझसे नहीं, सरिता बहू से मांगो, जिसको तुमने इतना नीचा गिराना चाहा। जानवी सरिता को सच सच बता देती है और उससे माफी मांगती है। तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो और मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। जानवी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वो सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगती है। आखिरकार सब उसे छोटी समझकर माफ कर देते हैं। फिर खुशी खुशी वो सब अपने घर लौट जाते हैं। एक गवार और एक मॉडर्न बहू की पहली रसोई। अरे बहन, तुझे क्या ही बताऊं, बड़े बेटे दीपक की शादी करने की सोच रही हूँ। अरे लेकिन कोई अच्छी लड़की ही नहीं मिल रही। बस ये समझ लो, लड़कियों का तो अकाल पड़ गया है इस दुनिया में। अरे अगर तू कहे तो मैं बात करूं, मेरी मुंह बोली मौसी की लड़की है, हमारे ही गांव में है। अरे देखने में बहुत सुंदर है। वैसे लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं है, 12वीं तक पढ़ी है, लेकिन बहुत संस्कारी है। अगर तू कहे तो मैं बात आगे बढ़ाती हूँ। अरे नेकी और पूछ पूछ, अरे जल्दी से रिश्ते की बात आगे बढ़ाओ। गायत्री की बात मानकर वो औरत उसके बेटे दीपक के लिए रिश्ते की बात को आगे बढ़ाती है। गायत्री और दीपक को लड़की पसंद आ जाती है। माँ, मुझे लड़की पसंद है। अरे बेटा, लड़की तो मुझे भी बहुत पसंद है। तो ठीक है, फिर पंडित जी भी बोल रहे थे कि इस हफ्ते की ही शुभ तारीख है, उसके बाद तो 4 महीने तक कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। मैं अर्जुन को फोन करके जल्दी बुला लेती हूँ, इन दिनों में ही शादी कर लेते हैं। हेलो अर्जुन बेटा, अरे मैंने तेरे बड़े भाई की शादी इस हफ्ते पक्की कर दी है। अब तू जल्दी से कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेकर जल्दी से घर आ जा, शादी की बहुत सारी तैयारियां करनी है। ठीक है माँ, मैं जल्दी आ जाऊंगा। और आपके लिए एक और गुड न्यूज़ है, मैं वहां आकर ही बताऊंगा। ठीक है, मैं जल्दी आता हूँ। क्या गुड न्यूज? अभी रखता हूँ माँ, घर पहुँच के ही बताऊंगा। बाय माँ। इतना कहकर अर्जुन फोन रख देता है। इधर गायत्री भी दीपक की शादी की तैयारियों में लग जाती है। 2 दिन के बाद घर में हलवाई और सजावट वाले भी आ जाते हैं। अरे देखो, अच्छे से घर को सजाना और आप लोग खाने में कोई कमी मत छोड़ना। सभी मेहमानों को स्वादिष्ट खाना मिलना चाहिए। उसके बाद
सब अपने काम में लग जाते हैं। ये गायत्री के घर की पहली शादी है, इसलिए वो सब कुछ धूमधाम से करना चाहती थी। तभी घर की बेल बजती है। अरे, अब कौन आ गया? इतने सारे मेहमान हैं, लेकिन कोई दरवाजा खोलकर ये नहीं देख सकता कि दरवाजे पर कौन आया है। मुझे ही जाना होगा। गायत्री जैसे ही दरवाजा खोलती है, दरवाजे पर उसका छोटा बेटा अर्जुन खड़ा होता है। अरे बेटा, तू आ गया। अरे, मैं तेरा कब से इंतजार कर रही थी। भगवान का शुक्र है, अब तू ही सब कुछ देख ले, मुझसे नहीं होता ये सब। लेकिन तभी उसकी नजर अर्जुन के साथ खड़ी हुई एक मॉडर्न ड्रेस पहनी हुई लड़की के ऊपर पड़ती है। अरे बेटा, ये लड़की कौन है? माँ, ये मेरी वाइफ सोफिया है। क्या तूने शादी कर ली? अरे माँ, आप यहीं खड़ा करके रखोगी या हमें अंदर भी बुलाओगी? गायत्री अपने बेटे और उसकी मॉडर्न वाइफ को घर में बुला लेती है। उसके बाद दीपक भी उनसे मिलता है। क्या छोटे, शादी भी कर ली और हमें आज बता रहा है? माँ, हमें भी उसे नहीं बुलाना चाहिए था। मेरी प्यारी माँ और मेरे प्यारे भाई, ये सब इतनी जल्दी हुआ कि मैं आपको बता ही नहीं पाया। मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं बेटा, वैसे बहू तो बहुत सुंदर है, बस इसके कपड़े थोड़े ज्यादा छोटे लग रहे हैं। घर में सब लोग आए हैं तो ऐसे देखेंगे तो क्या बोलेंगे। हाँ हाँ माँ, तुम टेंशन मत लो, मैंने सोफिया को सब समझा दिया है। अर्जुन अपनी पत्नी को अपने कमरे में ले जाता है और उसे सब समझाता है। शादी वाले दिन सब बारात में जाने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन सोफिया अभी भी तैयार हो रही थी। तभी सोफिया एक हॉट ड्रेस पहनकर आती है, जिसे देखकर गांव के सभी लोग बातें कर रहे थे और सबका ध्यान गायत्री की शहरी मॉडर्न बहू पर ही था। गायत्री अपनी बहू को देखती है। बहू, ये कैसे कपड़े पहने हैं तूने बेटा? ओह माँ जी, इतनी महंगी ड्रेस है। पता भी है, किसी ने ऐसी ड्रेस कभी यहाँ देखी भी नहीं होगी। चलो चलो, अभी जल्दी से चलते हैं। सब लोग बारात लेकर जाते हैं। शाम को दूल्हा नई दुल्हन को घर लाता है, जहाँ गायत्री नई बहू का स्वागत करती है। आओ बहू, अंदर आओ, इस घर को अपना ही समझो। दुल्हन ने घूंघट किया हुआ था। माँ जी, इतनी बड़ी घूंघट में उसे आप दिखाई तक नहीं दे रही होंगी, तो घर कैसे दिखेगा? सभी मेहमान हंसने लगते हैं। सब नई दुल्हन को छोड़कर सोफिया को देख रहे थे, क्योंकि वो शहर की मॉडर्न लड़की होती है, इसीलिए वो सबको बहुत पसंद आती है। तभी गायत्री अपनी नई बहू को उसके कमरे में भेज देती है। अगली सुबह घर में बहुत सारे मेहमान थे। आज मेरी बहू की पहली रसोई की रस्म है। रमा बहू, जो तुम्हारा मन करे वो बनाओ। अरे गायत्री बहन, वैसे तो तेरी सोफिया बहू की भी पहली रस्म हुई होगी। अरे क्यों ना इसकी भी पहली रसोई की रस्म आज ही हो जाए। अरे लो, बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। सोफिया बेटा, जाओ तुम भी अपने हाथों से कुछ बना लो। ओह गॉड, आपको क्या लगता है मुझे कुक करना आता है? मैं एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की हूँ, इसलिए ये खाना वाना मुझसे नहीं बनेगा। ऐसा बोलकर सोफिया अपने कमरे में चली जाती है। सोफिया की बातें सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद गायत्री की गांव की बहू रमा बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाकर लाती है और सबको बड़े प्यार से खाना देती है। सोफिया भी रमा का खाना बना हुआ खाती है। वाह बहू, तुमने तो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। तू तो इस मामले में मेरी मॉडर्न बहू से काफी अच्छी है। सब लोग रमा की बहुत तारीफ करते हैं। माँ जी, शहर में ना आपकी बड़ी बहू को लोगों के घरों में कुकिंग का काम मिल सकता है। क्योंकि ये तो गवार है। मेरा मतलब पढ़ी लिखी तो है नहीं। बहू, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अगर कोई आपके लिए खाना बना रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो गवार है। सबकी इज्जत करना सीखो। ओ माँ जी प्लीज, हाँ, अब आप इस जाहिल के लिए मुझे मत बोलना शुरू कर दो। वैसे भी तो आप भी इसी की जैसी हो। देखिए सोफिया जी, गांव में रहकर हमारे माता पिता ने हमें जितना पढ़ाया हम उतना पढ़े हैं, लेकिन बड़ों की इज्जत और छोटों की इज्जत कैसे करनी है वो हमें उन्होंने बहुत अच्छे से सिखाया है। लेकिन मुझे आपके लिए बहुत अफसोस हो रहा है
कि शहर में अच्छे और बड़े स्कूल में पढ़कर भी आपको बड़ों से बात कैसे करते हैं वो नहीं सिखाया गया है। अगर खाना बनाने से कोई गवार या जाहिल होता है तो हाँ, हूँ मैं गवार। सोफिया के बारे में सब मेहमान बातें करने लगते हैं। सोफिया, अपने कमरे में जाओ और अपना सामान बांधो, तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है। तभी सोफिया को अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपनी सास और जेठानी से माफी मांगती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। माफी मुझसे नहीं, अपनी जेठानी रमा से मांगो। रमा सोफिया को माफ कर देती है और फिर सोफिया भी रमा से स्वादिष्ट खाना बनाना सीखती है।